हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, यूं बैठे बैठे नहीं चलेगा। दूसरों का काम देखकर तेरा नाम नहीं बनेगा। जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा तब तक आग नहीं लगेगी। जिस दिन सीने में आग लगाएगा उस दिन पूरी दुनिया जलेगी। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अपने सीने में एक सफलता रूपी आग लगाओ, अपनी सक्सेस पाने के लिए आग लगाओ। वो अगर आपके सीने में आग लगती है, आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से गिने जाओगे। और वो आग आपको लगानी ही पड़ेगी। आपको अपने माता पिता की ओर देखना पड़ेगा, अपने समाज की ओर देखना पड़ेगा, इस देश की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि देश कहाँ पे जा रहा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सक्सेस लेनी पड़ेगी। अपने लिए नहीं तो अपने रिश्तेदारों के लिए लेनी पड़ेगी, अपने माता पिता के लिए लेनी पड़ेगी, अपने इस देश के लिए लेनी पड़ेगी। इसलिए जी जान से लग जाओ मेरे भाई और इतनी मेहनत करो कि अब की बार अपना सिलेक्शन हो जाए। इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में क्या हो चुका था कि ये हो गया था, सीलिया और फ्लैजिला तक कंप्लीट हो गया था। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी बता दी थी मैंने सीलिया और फ्लैजिला की। आज अपन पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, केंद्रक। केंद्रक को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, केंद्रक को। सबको पता होगा, जो अगर बंदे पहले से 11th-12th किए हुए हैं या फिर कोचिंग किए हुए हैं, उनको तो सबको पता है, उनकी तो केवल रिवीजन हो रहा है। और जो अगर न्यू स्टूडेंट्स है, बिल्कुल फ्रेशर है, उनको बता देता हूँ, केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इंग्लिश में बोलते हैं से न्यूक्लियस। उनको तो सब पता है, किनको, जो ड्रॉपर है, जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, उनको तो सबको पता है न्यूक्लियस। इसका खोज करने वाला कौन था भाई? न्यूक्लियस की खोज करने वाला। ये क्वेश्चन आने बंद हो गए भाई। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज, ये क्वेश्चन आने बंद हो गए, क्योंकि अब मसाला ऐसे पूछता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये तो पहले के क्वेश्चन थे, अब तो ये जनरल साइंस में भी नहीं आ रहे, राजस्थान की एग्जाम में भी नहीं आ रहे कि केंद्र की खोज किसने की थी, क्योंकि सबको पता है। अब अपन देखते हैं केंद्रक में, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां से सिलेक्शन वाली बातें क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, वो चलते हैं। देखो एग्जाम्पल देखिए, जिनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं है, केंद्रक नहीं यानी केंद्रक अब्सेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है। बाय न्यूक्लियस यानी दो केंद्रक किन में पाए जा रहे हैं, क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। और एक होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी क्या होता है, बहुकेंद्रक। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, जिनमें केंद्रक अब्सेंट होता है वो। इनके एग्जाम्पल की बात करें ना, ध्यान रखना, केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। आपको पता होगा कि जो मेमल्स है, स्तनधारी मेमल्स का तो आप समझते होंगे कौन, स्तनधारियों की आरबीसी। और आरबीसी कौन सी, परिपक्व आरबीसी। कंफ्यूज कर सकता है, यह ध्यान रखना, परिपक्व आरबीसी में अब्सेंट होता है केंद्रक, परिपक्व आरबीसी में अब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि ऊंट और लांबा की कोशिका होती है ना, आरबीसी कोशिका, रेड ब्लड सेल। जब परिसंचरण वाला चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनके बारे में, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो ऊंट और लांबा की जो आरबीसी होती है ना, उनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो जनरल साइंस की क्लास ले रहा है, मान लो जो मेरे साथी है वो क्लास ले रहे हैं, तो उनको बता देता हूँ कि यहाँ से राजस्थान के एग्जाम में भी ये बनता है, और जो स्टेट के एग्जाम है ये क्वेश्चन बन चुका है काफ़ी बार, कि ऊंट और लांबा की जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस स्तनधारी या मेमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और एक देखें, पादपों की चालनी नलिका में, पादपों की या पादपों में चालनी जो नलिका होती है उनमें भी अब्सेंट होता है, चालनी नलिका में भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। कौन है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। बहुकेंद्रक किसमें पाया जाएगा मेरे भाई, बहुकेंद्रक आपने काफी बार पढ़ा होगा, और वो पढ़ा है क्या, पैरामीशियम। और इसका आकार कैसे होता है, स्लीपर आकार का होता है पैरामीशियम। एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो केंद्र किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम। जनरल साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो, कि इसे स्लीपर आकार का भी क्या बोलते हैं, जीव बोल देते हैं। इसका आकार कैसे होता है, स्लीपर या चप्पल के समान होता है।
बहुकेंद्रक इसमें पाया जाता है और बहुकेंद्रक इनमें पाया जाता है जो एस्केरिस पेशियां होती है, एस्केरिस में पाया जाता है। और एक होता है कंकाल पेशी में, कंकाल पेशियों में भी क्या पाया जाता है, बहुकेंद्रक। जब अपन लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब कंकाल पेशी पढ़ेंगे आराम से। और बात याद रखना, तब मैं आपसे पूछूंगा कि कंकाल पेशियों में कितने केंद्रक होते हैं या किस टाइप के केंद्रक पाए जाते हैं, तब ध्यान रखना बहुकेंद्रक ही होता है। कौन? कंकाल पेशियां बहुकेंद्रक ही होती है। अब देखो बहुकेंद्र की, जो बहुकेंद्र की है ना, इसकी सिचुएशन कैसे प्रकट होती है या फिर कैसे बनता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो एक इनमें होता है स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, सिनसाइटिकम, सिनसाइटिकम। तो ध्यान रखना स्वतंत्र केंद्रक विभाजन कैसे होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया क्या, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन किन में होता है, फंगी, और फंगी को हिंदी में बोलते हैं कवक, फंगाई में होता है। और एक होता है भ्रूणपोष में, जब अपन वो बोटनी पढ़ेंगे तब बताऊंगा भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में भी क्या होता है, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है। स्वतंत्र केंद्रक विभाजन का मतलब क्या, मतलब ये है एक कोशिका, और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जा रहा है, एक केंद्रक, इनमें विभाजन होके दो केंद्रक बना, इनके विभाजन होके क्या बन गए, ये केंद्रक बन गए, कितने, 4 केंद्रक बन गए। तो ध्यान रखना इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, किसका, कोशिका द्रव्य का डिवीजन या विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होगा इनमें। और सिनसाइटिकम में देखे ना, तो इनमें क्या होगा, इनमें कोशिकाओं का संलयन हो जाएगा, एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, ये दोनों मिलके क्या बना लेगी, एक कोशिका बना लेगी, कोशिका द्रव्य का मिलन हो जाएगा और ये दो केंद्रक हो जाएगा बहुकेंद्रकी की, यानी कोशिका द्रव्य संलयन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कोशिका जो साइटोप्लाज्म है ना, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाता है। और संलयन होते ही क्या हो जाएगी, मल्टीपल या मल्टी न्यूक्लिएटेड की सिचुएशन, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बहुकेंद्रक की सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे। और ये पाया किन में जाता है, जो सिनसाइटिकम है ना, वो किन में पाया जाता है, कंकाल पेशियों में। ध्यान रखना मैंने बताया था कंकाल पेशी में, और ये लोकोमोशन वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंकाल पेशी। और एस्केरिस में, किन में, एस्केरिस में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन देखो स्टडी किसकी कर रहे हैं, केंद्रक की, और केंद्रक जिसे बोल रहे हैं न्यूक्लियस, स्टडी इसी की कर रहे हैं ना। तो पहली बात इसमें क्या बताया, ये तो विभाजन है, स्थिति वगैरह ये बताया, लेकिन आपको पता है मैंने सेकंड क्लास में बताया था आई थिंक कि ये एक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांक है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांक, द्विझिल्ली युक्त क्या है, सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है, द्विझिल्ली युक्त सेल ऑर्गन है। मैंने वहां पे आपको डायग्राम से बताया था ये क्या था, केंद्रक है कि नहीं है, ये केंद्रक है, और ये कोशिका क्या क्या है, आवरण है, और ये मैंने डायग्राम बनाया था, याद करो देखे। और इनको बोल रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये क्या है, बाह्य केंद्रक झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली। अंदर वाला क्या है, केंद्रक है, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, केंद्रक है। अब देखो अलग से दर्शाता हूं, ये क्या है, पोर है, इसमें पोर का मतलब छिद्र है, केंद्रक छिद्र। ये क्या है, जो बीच में बनाया हूं ना, वो क्या है, केंद्रक छिद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पोर। ये क्या है, पोर है। और जो इन पे जो वलय है ना, उस वलय को बोलते हैं एनुलस, डबल एन है, एनुलस, एनुलस वलय या रिंग है। इस पर वलय जो चढ़ी हुई है वो एनुलस वलय या रिंग है। एनुलस वलय बनी किसकी होती है, वो बनी होती है न्यूक्लियोप्लाज्मिन की। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की। अब ये प्रोटीन कौन सी है मैं बता दूंगा आगे।
जैसे जैसे आएगा। ये बाह्य केंद्रक झिल्ली हो गई, और यह है क्या है, केंद्रीय अवकाश नहीं। और इसका आकार कितना है, 10 से 50 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ये जो पोर होता है ना, पोर, ठीक है, इन पोर में क्या होता है, आरएनए व प्रोटीन की, आरएनए व प्रोटीन दोनों दिशाओं में गति, दोनों दिशाओं में क्या करता है, गति। आरएनए और प्रोटीन दोनों दिशाओं में क्या करता है, गति करता है। किससे, जो केंद्रक छिद्र होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये क्या है, केंद्रक छिद्र, और इस पे ये कौन सी वलय है, एनुलस वलय। दोबारा बता देता हूँ, ये तो क्या है, न्यूक्लियस पोर, और ये क्या है, एनुलस। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे एनुलस रिंग या वलय, और इन दोनों को कुल मिलाकर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास में पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, पोर कॉम्प्लेक्स। अब हाँ, तो दोस्तों अपने पास में इतना हो गया था, बीच में क्लास बंद होने के कारण माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि केंद्रक जो द्रव्य होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में दो टाइप के पाए जाते हैं, क्या, ऑर्गन, कौन सा, एक तो केंद्रिका जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और एक होता है क्रोमेटिन रेसे। क्रोमेटिन को हिंदी में भी क्रोमेटिन ही बोलते हैं, या फिर जीन रेसे, इस टाइप से कुछ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना क्रोमेटिन। और केंद्रिका, केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, क्योंकि ये केंद्रिका है ना, राइबोसोम का निर्माण करती है, आरएनए का निर्माण करती है। और अपन इसी चैप्टर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि जो राइबोसोम केंद्रिका है ना, आरएनए का निर्माण करती है, बहुत से आरएनए का क्या करती है, निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। 70S राइबोसोम है, अपन ने पढ़ा था, 70S राइबोसोम अपन पढ़े थे, उसके टाइप पढ़े थे, 50S राइबोसोम पढ़ा था। ऐसे अपन ने राइबोसोम पढ़े थे, उनका निर्माण कौन कर रहा था, केंद्रिका कर रही थी। और फिर मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि यह झिल्ली रही थी सेल ऑर्गन है, कौन सा, केंद्रिका, और इसका प्रमुख कार्य क्या बताया मैंने, आरएनए का संश्लेषण बताया, राइबोसोम बताया। ये एक ध्यान रखना कि अगर कोई कोशिका है एक्टिव रूप से क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है, तो एक्टिव रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें केंद्रिका की जो संख्या होगी ना, वो अधिक होगी अपेक्षा करते हो दूसरी कोशिकाओं से। उसमें केंद्रिका की क्या होगी, संख्या अधिक होगी। और केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और अगर अपन देखते हैं जूलॉजिकल टर्म में देखें या बायोलॉजिकल टर्म में देखें ना, तो इसे बोलते हैं क्या, राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। फिर मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बताया, जो अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, धागे ही धागे गुथे हुए हैं, उन्हें तो बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं केंद्रिका, और कौन पाया जा रहा है, क्रोमेटिन। इसे कोशिका द्रव्य भी बोल देते हैं, केंद्रिक द्रव्य भी बोल देते हैं। ये चित्र आपको मैंने कई बार बता दिया है। इसे बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें ना क्या, अब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिन। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है अपने। क्रोमेटिन नाम किसने, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है, नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। अगर कोई बंदा है ना पहले से कोचिंग किया हुआ है या ड्रॉपर है, 11th-12th उसने कर रखी है, अच्छे से कर रखी है, तो उसको पता होगा क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग। और ध्यान रखना, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट ना, वो टेंशन लेने की जरूरत ना करे, मैं आपको हर एक कंसेप्ट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शर्त बस इतनी सी है, और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप नोट्स बनाइए और उनको पढ़ते रहिए। जो क्रोमेटिन है ना, वो क्रोमेटिन किसके, न्यूक्लियो, जो मैंने बताया था आपको किस में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया था। अब ध्यान रखना, जो पीछे वाले चैप्टर हैं वो आप याद करते रहना। जो न्यूक्लियो प्रोटीन रेसे हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के क्या है, रेसे हैं, कौन, क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन रेसे हैं ना, वो न्यूक्लियो प्रोटीन के रेसे हैं। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, ये मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था आपको। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में देखो कौन कौन आते हैं, वो आते हैं आरएनए, डीएनए
और प्रोटीन भी आ जाती है इसमें। कौन आ जाती है? प्रोटीन भी आ जाती है। और प्रोटीन में भी अगर टाइप देखना वो आ जाता है स्टोन प्रोटीन। एक तो आ जाती है स्टोन प्रोटीन और एक आती है नॉन स्टोन प्रोटीन, या हिंदी में बोले तो गैर स्टोन प्रोटीन, और गैर को बोल रहे हैं नॉन स्टोन प्रोटीन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर क्रोमेटिन में मैंने बताया कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन आता है, तो एक सेल में इनकी अगर मात्रा का क्रम पूछ लेना, किसमें? कोशिका में अगर मात्रा का क्रम पूछ ले, किसमें? क्रोमेटिन में। मैंने बता दिया था कि क्रोमेटिन में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन आ रही है, लेकिन कोशिका में मात्रा पूछ लेना तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सर्वाधिक एक अब हमारी यूकेरियोट्स कोशिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, उसके बाद में डीएनए पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है आरएनए। यह आपको क्रम में पूछ सकता है, किसमें? स्टेटमेंट में। नीट में भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपको पता है बायोलॉजी का स्कोर कितना है, तो बायोलॉजी आप अच्छे से तैयार करना मेरे भाई। तो ये क्रम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद करना है यह क्रम आपको। अब देखो एक बनता है क्रोमेटिन, एक होता है क्रोमेटिन और एक होता है क्रोमोसोम। दोनों मिलते हुए शब्द है ना, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। आपने कईयों ने तो पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ। जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम होते क्या है? क्रोमेटिन जो होते हैं ना, क्रोमेटिन रेशे या धागे, क्रोमेटिन संगनित रूप, क्रोमेटिन का संगनित रूप ही क्या कहलाता है? क्रोमेटिन का संगनित रूप ही क्रोमोसोम कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना। जिसमें क्रोमोसोम भी किससे बना होता है? आरएनए बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और किससे? डीएनए से बना होता है। डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है क्रोमेटिन। किससे? ये भी इससे बना होता है, लेकिन संगनित रूप किसका? क्रोमेटिन रेशो का क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे अपन गुणसूत्र की संरचना। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्या हर एग्जाम में आता है। यहाँ पे अपने नीट में भी आता है और आरयूएचएस में और एम्स में भी आता है, जनरल साइंस में भी आता है। क्या? गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र की संरचना के बारे में देखें तो गुणसूत्र देखो इस टाइप से होता है। यहां पे बना देता हूं आराम से। गुणसूत्र कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे भी क्या है? एक घुमाव है। ये देखो यहाँ पे भी एक द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र है। इस सिरे को क्या बोल रहे हैं? अगर मैं साथ के साथ नाम लिखता जाऊं और आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं कॉम्प्लेक्स बना दूंगा ना इस डायग्राम को, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और आज मैं आपको ये इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो इस सिरे को बोलते हैं टीलोमियर, और टीलोमियर के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं। बुढ़ापे का जो कारण है ना, वो टीलोमियर से है। क्यों? टीलोमियर से क्या होता है? एज कम दिखाई देती है, बुढ़ापा कम आता है, बुढ़ापे वाले रेसे हैं। और ये क्या है? टीलोमियर बोलते हैं। और ये क्या है? गुणसूत्र के सिरे। अगर एक मिनट, गुणसूत्र के क्या है? सिरे। ये भाई लड़कियों में निकाल देना तो उनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसके अंदर देखें ना, अंदर देखें, अगर मैं अलग पेन से दिखाऊं, ऐसे घुमावदार बने हुए हैं। थोड़ा यार बड़ा बनाना चाहिए था डायग्राम, आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये, है ना? आप समझ जाना यार। हाँ, कुछ इस प्रकार से हैं और इन्हें बोलते हैं क्या? क्रोमोनेमा। जो ये मैंने बनाया ना, चेन सी बनाई ना, इसे बोलते हैं क्रोमोनेमा। काफी बार क्वेश्चन बन जाता है क्रोमोनेमा से भी, कि ये क्रोमोनेमा संरचना किसकी है? क्रोमोसोम की। क्रोमेटिन भी ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना। क्रोमेटिन आपको नहीं करना है। इसके बीच में मणिकाएं पाई जाती है, यानी कुंडलन पाए जाते हैं।
इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, कुंडलन पाए जाते हैं। इन दो रेसे हैं, इन क्रोमोनेमा के बीच में क्या पाए जाते हैं, कुंडलन पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। और ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्रोमोमियर कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। मणिका, इसे हिंदी में बोलते हैं मणिका रूपी संरचना, मणिका रूपी संरचना। और ये कुंडलन किसका होता है, ये जो क्रोमोमियर होते हैं ये बने किसके होते हैं, वो होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन की क्या हो जाती है, कोडिंग हो जाती है। डीएनए प्लस प्रोटीन क्या हो जाते हैं, उनकी कोडिंग हो जाती है। उनका संगनित रूप क्या कहलाता है, क्रोमोमियर कहलाता है। क्रोमोनेमा ये क्या है, कुंडलित भाग है। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रोमोनेमा क्या है, कुंडलित भाग है। कुंडलित, हाँ ऐसे लिख देते हैं। क्रोमोनेमा क्या है, एक मिनट, क्रोमोनेमा क्या है, कुंडलित भाग है। क्रोमोनेमा कुंडलित भाग है जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन पाए जाते हैं। ये क्या है, क्रोमोनेमा कुंडलित भाग है जिनमें क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। कौन सी संरचना है क्रोमोनेमा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे मैंने बनाया कि इनके बीच में टीलोजोमियर है ना, इसके नीचे मैंने ऐसे संरचना बनाई। यहाँ पे क्या पाई जा रही है, क्रोमोमियर। कौन पाए जा रहे हैं, क्रोमोमियर। और जो ये रेस है ना, इनको बोल रहे हैं क्या, क्रोमोनेमा। क्या बोल रहे हैं, क्रोमोनेमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये मणिका रूपी संरचना है इसे बोलते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। और ये संगठन किसका होता है, यह होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या हो जाता है, कोडिंग हो जाता है। संगनित रूप क्या कहलाता है, क्रोमोमियर। आई थिंक आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे नीचे देखें तो क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या पाया जाता है, एक बिंदु पाया जाता है जहां से ये कुंडलन होता है। और ये बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर क्या है, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र और द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र के बारे में भी बताऊंगा अभी। ये क्या है, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। और प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र है ना, इस पर एक वलय पाई जाती है इस टाइप से। और इस वलय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटेकोर वलय। काइनेटेकोर, काइनेटेकोर वलय, काइनेटेकोर वलय। जो ये काइनेटेकोर वलय है ये किसकी पाई जाती है, प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन वलय है। ये क्या है, प्रोटीन से बनी होती है। और एक प्रोटीन वलय है, कौन सी, काइनेटेकोर वलय। काफी बार क्वेश्चन आ गया कि काइनेटेकोर वलय पाई जाती, रिंग जो है पाई किस पर जाती है, सेंट्रोमियर पर या प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। और प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र किस में पाया जाता है, गुणसूत्र पर। अब देखो ये मैंने बताया द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। अब अपने पास में जगह कम है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोमोनेमा क्या होता है, क्रोमोनियर क्या होता है। ये क्या है, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र को बोलते हैं देखो नोर। और ये स्पेशल गुणसूत्रों में पाया जाता है। वो क्रोमोसोम की संख्या में बता देता हूँ कौन कौन से में होता है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। 13, 14 और एक होता है 15, 21 और 22। जो द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र 13वें, 14वें, 15वें और 21वें और 22वें गुणसूत्र पर पाया जाएगा। कौन सा, नोर क्षेत्र। बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उन क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाएगा। क्या, नोर। नोर का मतलब क्या, नोर के अगर फुल फॉर्म लिखें तो वो क्या है, देखो, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। नोर का मतलब हमारे पास में ये होता है, जिसे द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र भी बोल रहे हैं, जो कि 13वें, 14वें, 15वें और 21, 22 यानी 5 गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15 और 21 और 22 जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनके जोड़ों पर कौन उपस्थित होता है, नोर उपस्थित होता है। ये आपको पता होगा। और जो नीचे वाला ये पार्ट ना, ये पार्ट क्या कहलाता है, सैटेलाइट। ये क्या कहलाता है, सैटेलाइट, सैटेलाइट कहलाता है। काइनेटिकोर वलय हो गई हमारे पास में, नोड क्षेत्र हो गया। टीलोमियर के बारे में मैंने बता दिया, क्रोमोनेमा के बारे में बता दिया, क्रोमियर के बारे में बता दिया। और जो ये फिगर किसका है, डायग्राम किसका है, वो बता दिया मैंने, क्रोमोसोम का। किसका है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम को बोल रहे हैं गुणसूत्र।
ठीक है। क्रोमेटिन का संगठित रूप क्या है? संगठित रूप जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन प्रोटीन है, उसका संगठित रूप क्या है? क्रोमोसोम। ध्यान रखना, ये क्रोमोसोम है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बन जाता है, हर एग्जाम में बनता है। ये मानो अगर क्रोमोसोम अपने पास में सिलेबस में है ना, तो क्रोमोसोम से क्वेश्चन बन जाता है, इस डायग्राम से क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर के बारे में मैंने बता दिया, 13, 14, 15, 21, 22। ध्यान रखना, इन गुणसूत्र के जोड़ों पर क्या पाया जाता है? नॉर पाया जाता है। नॉर का मतलब द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। एक अपने पास में मैंने पढ़ाया प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, और प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण क्षेत्र, और इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर, जो कि मैंने फिगर में आपको बता दिया है। और एक हमारे पास में द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र, और द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र को बताया मैंने क्या? नॉर। तो ये भी मैंने फिगर में दर्शा दिया है, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। अब इनमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा मैं वापस से बता देता हूँ आपको। प्राथमिक जो संकीर्ण क्षेत्र सेंट्रोमियर बोल रहे हैं ना इसको, वो क्या क्या होगा? एक सामान्य सा जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या, कि सभी क्रोमोसोम या सभी गुणसूत्र में प्रेजेंट, सभी गुणसूत्रों में प्रेजेंट। अगर मेरे को यह पूछे कोई कि 13, 14, 15, 21, 22 में भी क्या प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र होगा? बिल्कुल राइट, 13, 14, 15 और 21 और 22 में भी प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र होगा, लेकिन नॉर केवल इन्हीं में होगा। किन में? 13, 14, 15, 21, 22। काफी बार रिपीट कर दिया है मैंने। और ये क्या होगा? अभिरंजित होगा। ये क्या होगा? अभिरंजित होगा। कौन? प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र वाले क्रोमोसोम। और स्थल क्या? निश्चित नहीं, इनका स्थल निश्चित नहीं होगा। किसका? प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। कहाँ पे पाया जा रहा है? यहाँ पे भी पाया जा सकता है, नीचे भी पाया जा सकता है। मतलब इसका क्षेत्र है ना, निश्चित नहीं है, स्थल निश्चित नहीं है। और अगर द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो ये सभी गुणसूत्रों में प्रेजेंट है। तो ये कौन कौन से में है? 13, 14, 15, 21 और 22। 22 क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर क्या है? प्रेजेंट है या उपस्थित है, ये आपको पता होगा। और स्थल क्या होगा इसका? अच्छा, अभिरंजित वाला पॉइंट है ना, तो यह अभिरंजित हो रहा है, तो यह अभिरंजित नहीं होगा। अभिरंजित नहीं होगा। कौन सा? द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र अभिरंजित नहीं होगा। उसके बाद में स्थल हमेशा इसका निश्चित नहीं था ना, फिक्स नहीं था, लेकिन इसका हमेशा फिक्स होगा। कहाँ पे होगा? हमेशा फिक्स्ड। कहाँ पे? प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र है ना, या सेंट्रोमियर है, उसके नीचे क्या पाया जाएगा? द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र या नॉर पाया जाएगा। सेंट्रोमियर के ऊपर एक वलय पाई जाती है, मैंने बता दिया था, काइनेटोकोर वलय। ठीक है, काइनेटोकोर वलय, जो कि एक प्रोटीन से बनी होती है। अब देखिए गुणसूत्र के प्रकार एक क्लास और होगी अपनी, और गुणसूत्र के प्रकार में उसमें बता दूंगा। एक क्लास और लगेगी इसमें, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है ना, वो सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए अपने। अब देखो लगभग 175 सब्सक्राइब हो गए हैं। जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइब का टारगेट लेके चलते हैं। 200 सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नीडी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।